रेलवे ने जो ग्रुप डी के लिए नोटिस निकाला है, पहली बात तो दो नोटिस की यहाँ पर बात होगी। एक नोटिस जिसमें कि आपको एलिजिबिलिटी बता दी और दूसरा नोटिस जिसमें कि 52,000 पोस्ट तक बढ़ने की बात कही जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप 10th पास हैं और ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे तो अभी से कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और क्या क्या आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी है, जिससे कि जब फॉर्म भरें तो समस्या ना आए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो रेलवे ने कुछ दिन पहले ही एक फॉर्म निकाला था, RBE नंबर 1/2025, 2 जनवरी को फॉर्म निकाला था, सॉरी नोटिस निकाला था। और उसमें हमें बताया था कि जो ग्रुप डी के लिए, सॉरी ग्रुप डी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेवल 1 पोस्ट का, लेवल 1 पोस्ट में ग्रुप डी की सारी पोस्ट आ जाती हैं। इसमें बोले कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास हो, मतलब जो बंदा है वो या तो 10th पास हो या फिर ITI हो या फिर इसके इक्विवेलेंट हो NAC से या NCVT से जो ग्रांटेड हो रखी हो उसको सर्टिफिकेट। तो ये एलिजिबिलिटी है, तब वो लेवल 1 के लिए फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पर समस्या क्या आन खड़ी हुई दोस्त? समस्या ये आन खड़ी हुई कि 2018-2022 में जब वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की, तो पहले 10th पास ही मांगते थे और साथ में ITI भी रखते थे। तो तब 10th पास ही होती थी पहले। तब रेलवे ने खुद कहा कि ये लास्ट वैकेंसी है। जब 2018 की निकली तब भी ये बोले लास्ट वैकेंसी है, अगली ग्रुप डी की वैकेंसी में ITI एलिजिबिलिटी होगी। फिर 2022 की निकली तब फिर से यही बात बोल दी कि लास्ट वैकेंसी है, अगली बार से ITI ही होगी। ऐसे में बहुत से बच्चों ने ITI कर लिया। अब ये समस्या आ रही है। फिलहाल फॉर्म तो भरे जाएंगे अभी जनवरी के लास्ट वीक से, और इसकी तैयारी के लिए आप ले सकते हैं टेस्ट बुक। टेस्ट बुक का जो प्रो पास है दोस्त, वो आपको ले लेना अब आपके लिए अच्छा है, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे तो एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे यार इसके प्रो पास से होता क्या? कुछ नहीं होता, मैं समझाता हूँ। होता यह है कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं टेस्ट दूं भी तो सिर्फ पढ़ाई से काम थोड़ी चलता है, सवाल भी तो करने होते हैं। अब सपोज इसमें खोला और आपने खोला ग्रुप डी वाला सेक्शन। पहली बात तो इसमें सारे हर सरकारी एग्जाम का सेक्शन है। तो आपने खोला, सपोज मैं आपको दिखाता हूं ग्रुप डी का सेक्शन, इसमें कुल मिला के 932 टेस्ट हैं। पर आपको फ्री में कितने मिलेंगे? 4 टेस्ट मिलेंगे। एक लाइव टेस्ट दे लो, फुल टेस्ट दे लो 2, ठीक है, एक टेस्ट और दे लो, तो 4 फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। इसके बाद क्योंकि ये कहेंगे यार हम आपको इतनी अच्छी चीज़ दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी देंगे, तो वो आपको तब मिलेंगे जब आप ले लेते हो प्रो पास। तो ये काम होता है प्रो पास का। प्रो पास लेने के बाद 1 साल की वैलिडिटी होती है, यानी 365 दिन की। इतने दिन तक आप इनकी ऐप का खूब यूज करें। अब सपोज आप मैथ पढ़ रहे हो तो जो चैप्टर पढ़ते गए उस चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर करते गए। फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ते गए उसके क्वेश्चन आंसर करते गए। केमिस्ट्री, साइंस, इस तरह से आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे। लाइव टेस्ट चलते रहते हैं, स्टडी मटेरियल आता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ आती हैं दोस्त जो आपके काम आएंगी। ये होता है प्रो पास। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं प्रो पास होता क्या है। ठीक है, तो उसमें फिर आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हम जरा अपना मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। मुद्दा ये है कि रेलवे ने जो RRB ग्रुप डी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी कर दी है और उस बेसिस पर आपको 2 हिस्सों में बांट दिया है। और अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एक तरफ हो गए हैं नॉन ITI बच्चे और एक तरफ हो गए हैं ITI वाले। ठीक है, अब एक बात ये भी सोचनी चाहिए कि जो 10th वाले बच्चे हैं उनका ये कहना है, जो सिर्फ 10th पास हैं, कि यार ITI के लिए ALP है, ITI के लिए टेक्नीशियन है, पर हमारे लिए क्या है? तो एक तो ऐसी वैकेंसी रखो जिसमें हम लोग भी एलिजिबल हों। ये भी इनकी कहनी सही बात है। ITI वालों की जो कहना है कि ITI ही होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि रेलवे ने पिछली बार कह दिया था कि ITI रखेंगे, तो उन्होंने उनकी बात पकड़ ली। दूसरी चीज़, अगर सिर्फ ITI एलिजिबिलिटी रहेगी तो क्या होगा, जो कट ऑफ है अपनी वो लो रहेगी। परंतु अगर 10th एलिजिबिलिटी रहेगी तो जो कट ऑफ है वो अपनी हाई रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। जो 10th पास है, 11th में है, 12th में है, जिनने ITI नहीं करी, जिसने BCA करा, जिसने BBA करा, जिसने BCom करा, जिसने BTech करा, जिसने BA करा, जिसने MA करा, ठीक है, ये सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे अगर एलिजिबिलिटी 10th हो जाती है। ठीक है, अब दोनों का अब फ़ायदा क्या? रेलवे को किससे फ़ायदा है? अगर वो 10th एलिजिबिलिटी कर देते हैं तो यहाँ पर जो 10 लाख फॉर्म पढ़ने थे वो आप 50 लाख पढ़ेंगे भाई, तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा पैसे आएंगे थोड़े से। ठीक है, दूसरी बात, कट ऑफ आ जाएगी तो उनको तो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे मिलेंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे मिलेंगे भाई। वो कहेंगे कि यार हमें तो ज़्यादा, और हाई कट ऑफ वाले, आपकी कट ऑफ 65 जा रही है, ये 75 नंबर ला के पास हो रहे हैं, तो हम तो इनको वरीयता देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर अंतर डाल रही हैं। ठीक, बाकी जो
आप जो है देखिए ये हर बार होता है, गवर्नमेंट इसी तरह से चालाकी से आपस में लड़वाती है कैंडिडेट्स को। जैसे आपने देखा होगा बीएड वाले आपस में लड़ते रहते हैं किससे, इनसे बीटीसी वालों से, डीएलएड वालों से आपस में लड़ते रहेंगे। यार आपस में बच्चे थोड़ी कर रहे हैं, एक 10th पास बच्चा जो घर पे बैठा हुआ है, ये क्या उसने किया, ये नहीं किया उसने, ये गवर्नमेंट ने किया, ये रेलवे ने किया है, ठीक है। ये सब ऊपर वाले करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। अब क्या होगा, अब सपोज 10th एलिजिबिलिटी कर दी, सब लगभग हर बच्चा 10th पास होता है, अब वो लग जाएंगे किसमें, इसकी वैकेंसी में, फॉर्म भरेंगे, पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। तो एक तरह से उनके दिमाग में जो दिमाग हो जाएगा उनका, वो इस तरह का हो जाएगा, कोई कहेगा वैकेंसी नहीं निकल रही तो उनके दिमाग से आएगा क्यों निकल तो रही है वैकेंसी, तो निकल तो रही है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने उसमें फॉर्म भर रखा है, तो उन्हें लगेगा कि हाँ जॉब भी निकल रही है। तो कई सारे इफेक्ट डालता है कि अगर इसकी एलिजिबिलिटी 10th कर देते हैं। तो आप लोगों का जो मेन मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि दोस्त कि आप चाहे कुछ भी एलिजिबिलिटी रखिए, पर जो वैकेंसी हैं वो आप बढ़ाइए, 1 लाख करिए वैकेंसी, क्योंकि पिछली बार भी लगभग इसी के आसपास थी। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा कमी है दोस्त, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, लगे पड़े हैं खाली सब के सब। अब यहाँ पर एक नोटिस की बात चल रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि जो वैकेंसी बढ़ाकर कर दी गई हैं 58,242। तो मैं सीधे सीधे ही दोस्त यहाँ पर बता देता हूँ कि अभी तक ये किसी भी ऑफिशियल पेज, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया, तो तब तक तो हम सच मानेंगे नहीं, और इतनी जल्दी आएगा भी नहीं। ये थोड़ी होता है कि कल निकाला और आज आ गया ना, जब ऑफिशियल आ जाएगा तब की तब बात करेंगे, अभी फिलहाल ये ऑफिशियल नहीं है। 58,242 वैकेंसी का बोला गया है इसमें कि बढ़ाकर इतनी कर दी हैं, बाकी तब की तब देखी जाएंगी। ऐसी बातों पर आपको ज़्यादा गौर नहीं फरमानी है। अब अगली बात कर लेते हैं कि आप लोग फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म में कई सारी चीज़ें भरी जाएंगी, तो कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए, है ना, अधूरा ना रह जाए फॉर्म, उसके लिए आप पहले से कुछ तैयारी करके रखेंगे। सबसे पहले तो अपने पासपोर्ट साइज के फोटो रेडी रखना दोस्त। पासपोर्ट साइज का फोटो कोशिश करना जो फॉर्म में आप भरने वाले हो उसी के ही आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक। वैसे आप इंस्ट्रक्शन को आने दो, ज़्यादातर क्या होता है वो कहते हैं क्लीन या लाइट बैकग्राउंड में, यानी वाइट बैकग्राउंड में, क्या वाइट लिखना चाहिए था मुझे, वाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो उसमें क्लिक कराना है पासपोर्ट साइज। तो जो फॉर्म में आप ऑनलाइन भरेंगे उसी का ही प्रिंट निकलवा लेना। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आपके सपोज आधार में कुछ गलती है, आपके पैन कार्ड में कुछ गलती है, या आपके किसी अदर डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, तो उनको अभी से ही करेक्शन करवा लीजिए, जिससे कि जब 23-24 के बाद से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे तब तक आपका सही भी हो जाए। इसके अलावा अगर आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आपका आय प्रमाण पत्र, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सब नहीं बने हैं तो बनवा लीजिए। अब ये जो आय प्रमाण पत्र है अगर ये बहुत साल पुराना है, 2-3 साल पुराना, तो ये नया बनवा लीजिए, इसको रिन्यू करवा लीजिए। जाति तो चेंज नहीं होती क्योंकि आय तो हर साल चेंज होती रहती है, इसलिए आय प्रमाण पत्र नया मांगते हैं। परंतु अगर आपके पास समय है और ये जाति और निवास भी बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं तो इनको भी आप क्या करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप, वो तो आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। मेन यही रहता है जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने आय, जाति, निवास, या फिर अगर आप EWS कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो EWS का फॉर्म बनवा लीजिए, या फिर इस तरह से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लीजिए। मेन इन्हीं दिक्कतें आती हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरे आधार में फादर्स की नेम की स्पेलिंग अलग है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में फादर्स की नेम की स्पेलिंग अलग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको अभी से करा लीजिए जिससे कोई समस्या ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे और जो बच्चे पास हो जाएंगे तो ज़्यादातर बच्चे किस में निकलेंगे, डीवी में भी बहुत कम निकलते हैं। मेन आपका जो फिज़िकल होगा उसमें निकलेंगे, फिजिकल में बाहर हो जाते हैं बच्चे। तो अगर आपका ग्रुप है, सपोज 3-4 दोस्त हैं और सभी लोग फॉर्म भरेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप 35 kg का एक कट्टे में रेत भर लेना, ठीक है, बैग बना लेना 35 kg का, ठीक, एक कट्टा लेना भाई, उसमें रेत उत भर लेना, नाप लेना 35 kg का होना चाहिए, बोरी भर लेना। अब आपको 100 मीटर लेकर इसको चलना है, ठीक, और देखिएगा कितने मिनट में आप आ रहे हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। और जो लड़कियां हैं वो क्या करिएगा, इसको 25 kg कर लेना, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया खाली तो बैठे होगे, शाम को खेलते होगे, रील देखते होगे, मुझे एक बात समझाओ, हो सकता है आपको ये तो यार अभी से क्या करना, बाद में करना है। तो भाई ये बताओ, जो मोबाइल में दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते हो,
क्या वो भी अभी करना था? ये चीज़ें उनसे तो लाख गुना बेहतर हैं। अब सपोज़ मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक का प्रो पास ले लीजिए, पर आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैं समझाता हूँ। आप कहोगे यार इसमें पैसे जा रहे हैं, फ्री की चीज़ होती शायद एक बार को ले लेते। पैसे तो आपके स्कूल में फीस में भी गए, ट्यूशन की फीस में भी गए, कितनी आपने बुक्स खरीदी, कितनी कॉपी खरीदी, कितने पेन खरीदे, सब जगह पैसे गए, कहाँ पैसे नहीं गए? ठीक है। आपको लगेगा इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जब बिल्कुल सर पे आ जाएंगे पेपर, जब आपको पता नहीं चल रहा होगा, आइडिया नहीं लग रहा होगा, तब कोई कहेगा यार मैं तो इससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप सोचोगे अच्छा इसमें नंबर भी पता चलते हैं, इसमें रैंक भी पता चलती हैं, तब आप इसको लेंगे। तो भाई ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब रील्स होती हैं जो फालतू की देखने से आपको कुछ नहीं मिलता है, खाली मूली देखे पड़े हो, बिना बात की देखे पड़े हो। यार कोई काम की हो तो देखो भी, पर अगर आपकी वो काम की नहीं है तो उनसे अच्छा तो अभी से ही आप अपनी तैयारी में ना लग जाओ। आप हर वीडियो के कमेंट में जाकर कहोगे कि ये लागू होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। कहना चाहिए आपको कहाँ पर? अगर वो कहना ही है तो कहना चाहिए ट्विटर पर रेलवे को टैग करते हुए, पर आप कहोगे कहाँ? वीडियोस के जो कमेंट होते हैं उसमें हजारों कमेंट पड़े होंगे, हजारों हजारों कमेंट, क्योंकि मेरी वीडियो में नहीं, बहुत सारे अदर वीडियो में भी, दूसरों की वीडियो में भी हजारों कमेंट पड़े होंगे। 10th करो, आईटीआई करो, वैकेंसी बढ़ाओ। यार इतने ज़्यादा आप ट्वीट जाकर ट्विटर पे करे होते, हजारों ट्वीट आए होते वैकेंसी को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर उसका असर भी दिखता। पर नहीं, वहाँ कोई ट्वीट नहीं करेगा, वहाँ पर कोई बात नहीं करेगा। क्या करेंगे? इंस्टा पे रील देखेंगे, एफबी पे रील देखेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कौन सा पेपर आने वाले हैं भाई? पेपर तो जब आएंगे, जब डेट आ जाएगी तब पढ़ाई करेंगे। अभी से पढ़ाई कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, सोच हैं, ये बहुत गलत हैं। आपको अपनी तैयारी अभी से ही पूरी रखनी चाहिए। ये सब क्योंकि हम लोग, आप नहीं, हम लोग, मैं भी, हम सब, सही बताऊं अकेले में तो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं। हम कोई काम तभी कर सकते हैं जब हम लोग एकजुट रहें, यूनिटी में रहें। यूनिटी में रहकर आप ट्वीट करेंगे एक वैकेंसी बढ़ाने का तो वो काम होगा। यूनिटी में रहकर कोई काम करेंगे तो उसका ज़्यादा असर दिखेगा। अदरवाइज़ इस तरह के जो नोटिस हैं वो निकलते रहते हैं और वो अमल भी होते रहते हैं। ये तो आप इस वैकेंसी में थे तो आपको इसका पता चला। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी, अब सपोज़ जब तक आप रेलवे में आओगे तब तक आप देखोगे कि यार पेंशन तो मिलती नहीं है, और आपको कोई फ़र्क नहीं पता पड़ेगा क्योंकि वो पहले से बंद है। परंतु अगर आपके सामने आपकी पेंशन बंद होगी तो आप उसका विरोध करोगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो सामने होता है हमारे, हम सिर्फ उसी का विरोध करते रह जाते हैं, और वो भी अपने आपस में ही। जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं। ट्विटर पे करना चाहिए, ट्विटर पे करिए यार, वैकेंसी बढ़वाइए, है ना। इंक्रीज आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी करके आप टैग करिए रेलवेज़ को, आपका असर दिखेगा। तो बात यह है कि आप कुछ करें चाहे ना करें, जनवरी के लास्ट वीक में फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। जब एग्ज़ाम होना होगा वो एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक। आप रील देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, या फिर अपनी पढ़ाई करते रहें, वो आपके ऊपर है। बहुत से बच्चे होंगे जो अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे और आपसे ज़्यादा नंबर लाके वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे, और हो सकता है ग्रुप डी की जॉब उनको अच्छी ना लगे। ऐसा भी है बहुत सारे लोगों को। मैं अभी बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं अभी बता देता हूं जॉब प्रोफाइल ग्रुप डी का। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये जॉब अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अच्छी नहीं लगेगी। होगा ऐसा कि अगर आप में से कुछ परसेंट बच्चे कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वहाँ पर सेलेक्ट होकर ये जॉब छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। पर जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा वो इसी जॉब में रहेंगे और ये कहते रहेंगे अच्छी जॉब नहीं है, सैलरी कम है, काम ज़्यादा, इस तरह की बातें करते रहेंगे। फिर इसी जॉब में जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहेंगे और जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे उनके थ्रू वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। यही प्रोसेस है, यही हर जगह चलता रहता है, हर नौकरी की यही बात है। ठीक। बहुत 100 बच्चे आते हैं, बहुत अच्छी जॉब होंगी भाई। हम तो देखो मतलब वो तो बात कर नहीं रहा हूँ मैं आईएएस पीसीएस की, ऐसी छोटी मोटी नौकरियों की बात कर रहा हूँ जो हम लोग करते हैं, है ना। ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग रोते रहेंगे, अरे मतलब कोई ना कोई कमी निकालते रहेंगे अपनी नौकरी में। ठीक है। अच्छी नहीं लगेगी उनको जॉब, पर वो उसी जॉब में रहेंगे अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत कम का होता है, क्योंकि फिर आदमी दूसरों की पढ़ाई करना छोड़ देता है, तो वो तो सेलेक्ट होकर निकल जाएंगे, पर बाकी लोग इसी जॉब में रहेंगे और इसी तरह से करते रहेंगे, और वो नेचुरल चीज़ है ना। पर जो बच्चे होशियार होंगे वो इंटरनल के थ्रू आगे भी बढ़ जाएंगे, और इसी तरह से आपकी हर महीने सैलरी आती रहेगी, आपका काम चलता रहेगा, आप मेहनत करते रहेंगे, आप अपने कुछ शौक छोड़ देंगे, आप अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ छोड़ देंगे कि छोड़ो यार ड्यूटी जाना है, छोड़ो यार ड्यूटी जाना है, इस तरह से, और आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी।
तो पढ़ाई में लग जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए और देखते हैं आगे क्या होता है। वैकेंसी तो बढ़नी चाहिए वैसे, ठीक कम है वैकेंसी क्योंकि